हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 2026 में हमने अपनी प्लेलिस्ट को रिवैम्प करना शुरू किया है, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए हम अलग प्लेलिस्ट बना रहे हैं। जिसमें आपने देखा होगा कि बायोकेमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी है, सेल बायोलॉजी के लिए एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी है, और आज के वीडियो में हम आरडीटी यानी कि जो टेक्निक्स जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है, जहां से अक्सर एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऊपर बातचीत करना शुरू करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि डीएनए पॉलीमरेज भी डीएनए पॉलीमरेज 1 खास तौर पे अगर हम बात करें तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि आरडीटी में रोल प्ले करता है। तो क्या रोल प्ले करता है और किस तरीके से काम कर सकता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और इसके अलावा कुछ पीवाईक्यूज भी जो आ चुके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये डीएनए पॉलीमरेज होता क्या है। डीएनए पॉलीमरेज 1 मैंने हेडिंग जरूर डाली है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये डीएनए पॉलीमरेज क्या चीज होती है। डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हो गया, ऐसा एंजाइम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होता हो। तो सबसे पहली बात, ये कहां इस्तेमाल होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में। क्योंकि हम लोग जब आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम लोग इन विट्रो की बात कर रहे हैं, यानी कि जो लेबोरेटरी में एंजाइम्स का इस्तेमाल करके हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाला एक इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस करवाने वाला एंजाइम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सेल के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम मैक्सिमम लैब के अंदर काम कर रहे हैं। तो जब लैब के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके पास ऐसे एंजाइम्स होने चाहिए, ऐसे टूल्स होने चाहिए जिनकी मदद से आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को कर सकें। तो आज का जो, जैसा मैंने बताया, डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, ऐसा टूल है या ऐसा एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होता है और इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस करवाता है। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर डीएनए सिंथेसिस करवाता है। अच्छा, नेक्स्ट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस। ये होता क्या है, डीएनए पॉलीमरेज अगर नाम इसको इलेबोरेट करने की कोशिश की जाए तो ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है। इस डीएनए डिपेंडेंट शब्द का क्या मतलब है? डीएनए डिपेंडेंट शब्द का मतलब ये हो गया कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये बनाने की कोशिश करूं तो ये एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। लेट अस से कि इसका जो पोलैरिटी है वो 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। तो अब इस डीएनए के स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड यहाँ पे ये बना देगा डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो एक नया स्ट्रैंड इस तरीके से यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये कौन बनवा रहा होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनवा रहा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एक प्राइमर लगेगा, इस प्राइमर को इस्तेमाल करके ही डीएनए पॉलीमरेज आगे का स्ट्रैंड सिंथेसिस करवा सकता है। ये स्क्रैच से डीएनए की सिंथेसिस नहीं करवा सकता, इसको फ्री 3 प्राइम ओएच की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज को हमेशा फ्री 3 प्राइम ओएच एंड की जरूरत पड़ती है। और इसी ये फ्री 3 प्राइम ओएच एंड कौन प्रोवाइड करता है, ये फ्री 3 प्राइम ओएच एंड आपका प्राइमर प्रोवाइड करता है। और यही प्राइमर का इस्तेमाल करके हमारा डीएनए पॉलीमरेज आगे सिंथेसिस करता हुआ चला जाता है। तो ये हो गया डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब डीएनए एज अ टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो डीएनए का है। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हो गया, जिस स्ट्रैंड की सिंथेसिस की जा रही है या जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया जा रहा है वो भी डीएनए का ही है। टेम्पलेट स्ट्रैंड भी डीएनए का है और जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो भी डीएनए का है, इसीलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेम्पलेट डायरेक्टेड डीएनए सिंथेसिस एक्टिविटी। ये वही पॉइंट है, दूसरे शब्दों में कहा गया है टेम्पलेट डायरेक्टेड है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी बिना टेम्पलेट के काम नहीं कर सकता। इसकी एक्टिविटी हमेशा टेम्पलेट के थ्रू ही देखने को मिलेगी, यहाँ पे टेम्पलेट का इस्तेमाल हो रहा होगा। नेक्स्ट, रिक्वायर्स फ्री 3 प्राइम ओएच ऑफ द बाउंड प्राइमर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, ये हमारा प्राइमर है, इस प्राइमर के पास फ्री 3 प्राइम ओएच एंड होगा। इसी 3 प्राइम ओएच एंड पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाएगा, कौन, आपका डीएनए पॉलीमरेज। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये कभी भी स्क्रैच से डीएनए की सिंथेसिस शुरुआत नहीं कर पाता। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में। चाहे आप जिस भी डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करें तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो स्पेसिफिकली हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले
आप चाहें तो इसकी इमेज ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर डीएनए पॉलीमरेजेस के मेन रिएक्शन क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आखिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, मेन रिएक्शन क्या है डीएनए पॉलीमरेज का, तो अगर आप यहां पे देखें तो डीएनएमपी मोनोफॉस्फेट है ये डीएनए का, आई मीन टू से ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ये डीएनएमपी का मतलब हो गया डीएनए का स्ट्रैंड जहां पे न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। अब यहां से एक नया डीएनटीपी ऐड होता है, उसके ऊपर ऑब्वियसली ये एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, डीटीपी हो सकता है, ये ऐड हुआ। अब इससे क्या हो गया, जो पहले जो इसकी लेंथ थी, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 न्यूक्लियोटाइड्स थे, अब यहाँ पे 5 प्लस ये 1 एक और आ गया, तो ये कितने हो गए, 5 प्लस 1 ये हो गए 6, यानी कि लेंथ इन डीएनए की लेंथ कितनी हो गई, अब 6 न्यूक्लियोटाइड की कंटेनिंग हो गई। पहले 5 थे, एक और जुड़ा, 6 बन गई। और इसके साथ साथ यहाँ पे पायरोफॉस्फेट रिमूव होता है। जैसे कि अगर आप देखें एटीपी है, तो एटीपी किसमें बन जाता है, एएमपी फॉर्म में आता है, और यहां से 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं, पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाता है, इसीलिए इसको मैंने पीपीआई लिखा हुआ है, पायरोफॉस्फेट गेट्स रिमूव्ड। ठीक है, तो ये आपका मेन रिएक्शन है जो कोई भी डीएनए पॉलीमरेज करता ही करता है, चाहे आप डीएनए पॉलीमरेज 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, जिस भी डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करेंगे वो ये रिएक्शन करेगा ही करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चाहे तो इसका इमेज ले लीजिए जल्दी से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना मेन जो कॉन्सेप्ट है, आज का मेन जो टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में भूमिका बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मेन जो उसके फंक्शंस है वो हमेशा सेम रहेंगे। हालांकि डीएनए पॉलीमरेज 1 में कुछ एडिशनल चीजें होंगी जिनको हम अभी देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है। याद रखिएगा, ये ई कोलाई के अंदर देखा गया था इसको, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज बोला जा रहा है। ये यूकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है। दूसरी चीज ये है कि एक तरीके से रिपेयर एंजाइम की तरीके से काम करता है। अब आप पूछेंगे सर ये रिपेयर एंजाइम क्यों है? देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे। एक तो जब आप रेप्लिकेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो रेप्लिकेशन में हम ये अक्सर कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कभी भी आपका स्क्रैच से शुरुआत नहीं कर सकता। चाहे मेन अभी अगर आपने रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ा होगा तो आपको याद होगा डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो प्राइमर की 3 प्राइम OH के प्राइमर के बाद उसको एक्सटेंड करता हुआ चला जाता है। लेकिन ऑब्वियसली जनरली प्राइमर क्या होता है, आरएनए का बना हुआ होता है, और हमारा जब डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है तो उसमें छोटा सा पोर्शन प्राइमर का, आरएनए का लगा रहता है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि जब हमारा फाइनल स्ट्रैंड बनकर के तैयार हो डीएनए का तो उसमें आरएनए जैसा कुछ ना पाया जाए। तो इसीलिए एक्ससिजन ऑफ द प्राइमर को हटाना। अब जैसे कि अगर हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे हमारा नया डीएनए का स्ट्रैंड है, या अगर इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करें यहां पे, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड था, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है, और यहां पे हमने लगा दिया एक प्राइमर, ये प्राइमर। अब इस प्राइमर का इस्तेमाल करके हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये कौन सा एंड हो गया, 5 प्राइम एंड, और ये कौन सा एंड हो गया, 3 प्राइम एंड। ठीक है, अब ये तो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये तो डीएनए है, बट अगर आप ये देखें तो ये प्राइमर किस चीज का बनता है, ऑब्वियसली आरएनए का बनता है। तो स्ट्रैंड की सिंथेसिस होने के बाद, इस डीएनए स्ट्रैंड की नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होने के बाद आपको इस आरएनए को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, इस प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा। तो प्राइमर को रिमूव करने का काम किसका होता है, इसी रिपेयर एंजाइम यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 1 का होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये गैप फिलिंग का भी काम करता है, यानी कि जब आप यहां से प्राइमर रिमूव कर दोगे, अगर मैं यहाँ पे रिमूव करके दिखाऊं आपको, तो अगर हम यहाँ से प्राइमर को रिमूव कर दें कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, ये गैप डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, गैप डेवलप हो गया। इस गैप को फिल करने का काम भी, ये जो गैप यहाँ पे डेवलप हुआ है, इस गैप को फिल करने का काम भी किसका होगा, डीएनए पॉलीमरेजेस का ही होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 का होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। खैर इसके बारे में जो टीलोमरेजेस वगैरह के कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएंगे तो वहां पे जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम वगैरह है उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो आगे की तरफ बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना याद करिए कि गैप फिलिंग के लिए भी डीएनए पॉलीमरेज 1 रिस्पॉन्सिबल है। तो 2 फंक्शन हो गए, फिलिंग द गैप्स और
प्राइमर का रिमूवल। तो ये काम हो गया डीएनए पॉलीमरेज 1 के। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर देखें डीएनए पॉलीमरेज 1 का, ये विकिपीडिया से लिया गया है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के खास तौर पे 3 फंक्शन होते हैं। इतने ज्यादा फंक्शन और किसी भी डीएनए पॉलीमरेज में नहीं पाए जाते। फिर से बोल रहा हूं, डीएनए पॉलीमरेज 1 के 3 फंक्शंस होते हैं। तीन कौन से फंक्शंस हैं? सबसे पहले तो सिंथेसिस का मतलब किस चीज की सिंथेसिस? डीएनए की सिंथेसिस। किस डायरेक्शन में होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किस डायरेक्शन में होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी होती है प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो ये 3 एक्टिविटीज पाई जाती हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 में। इनके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। बस यहां पे मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये स्ट्रक्चर है डीएनए पॉलीमरेज 1 का, और इसके अलग अलग रीजन्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि ये वाला रीजन जो है वो सिंथेसिस करवाता है, ये वाला रीजन प्रूफ रीडिंग, और ये वाला रीजन प्राइमर रिमूवल करवाता है। यहीं पे आप इस डायरेक्शन में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डीएनए की सिंथेसिस हो सकती है, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस डोमेन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम यानी कि प्रूफ रीडिंग वाला, और ये आप देख सकते हैं एक्सोन्यूक्लियस है, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी कि प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी है। अब क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया उसके बारे में डेप्थ में बात कर लेते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं भी समझ में आई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आगे बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको बताया डायग्राम के साथ कि डीएनए पॉलीमरेज 1 के 3 फंक्शंस होते हैं, और ये सबसे ज्यादा फंक्शंस रखने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज है। वैसे तो डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा फंक्शंस इसी डीएनए पॉलीमरेज के हैं। कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे हैं? सबसे पहला तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 मेजर फंक्शंस हैं, 3 मेजर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज 1 की। सबसे पहली एक्टिविटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। पॉलीमरेज एक्टिविटी कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही होगी, पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा, या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तरीके से ये एक्ट कर रहा होगा, डीएनए टेम्पलेट का इस्तेमाल करके नया डीएनए पॉलीमरेज बना रहा होगा, नया डीएनए बना रहा होगा, तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा? हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस हो रही होगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी यहां पे हमेशा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ डीएनटीपी रेजिड्यूज टू द 3 प्राइम OH। जो मैंने अभी आपको प्राइमर वाली कहानी सुनाई थी उसी के बारे में बता रहा है। तो फ्री 3 प्राइम OH पे नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली यहां प्राइमर इस्तेमाल होता है क्योंकि फ्रॉम स्क्रैच सिंथेसिस नहीं हो सकती। दूसरी चीज Mg2+ का यहाँ पे भरपूर इस्तेमाल होता है, क्योंकि Mg2+ के बिना ये एंजाइम काम नहीं कर सकता, पॉलीमराइजेशन नहीं करवा सकता। तो आप कहेंगे सर कोई डायग्राम अगर आप दिखा दें तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस को दिखाया जा रहा है। अगर आप ये देखें कि किस तरीके से डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, तो ये हमारा ये वाला जो ग्रे कलर वाला जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को इस्तेमाल करने वाला ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है हमारा। ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेज 1 को प्राइमर की जरूरत है। ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये आपका प्राइमर है। इसी प्राइमर का इस्तेमाल करके यहाँ इसका 3 प्राइम OH होगा, इस प्राइमर का 3 प्राइम OH होगा इस प्राइमर का, और इसी का इस्तेमाल करके इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, नया डीएनए बनाया जा रहा है। डायरेक्शन देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला एंड कौन सा है? 3 प्राइम, और 3 प्राइम एंड कंटिन्यूअसली एक्सटेंड होता हुआ चला जा रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस, या इसी को पॉलीमराइजेशन भी कह देते हैं। पॉलीमराइजेशन भी कह देते हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं अगली एक्टिविटी जो आपकी डीएनए पॉलीमरेज 1 से रिलेटेड है। यहां पर एक्टिविटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या है? कई बार जब डीएनए का सिंथेसिस हो रहा होता है या पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है तो उस समय कई बार एक गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है। उस गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना भी डीएनए पॉलीमरेज 1 की, या जो भी डीएनए पॉलीमरेज उसको ऐड कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को ही हम लोग प्रूफ रीडिंग कहते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अगर आप लिटरेचर वगैरह या कोई भी पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो अपना कोई रिसर्च आर्टिकल आपने लिखा है उसको दोबारा से रीड कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग करना। और उस प्रूफ रीडिंग के दौरान जो भी कमियां, जो भी गलतियां दिखती हैं आप उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। उसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज 1 भी जो भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है उसमें अगर कोई गलती हुई तो उसको रिमूव करके सही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। तो ये चीज लिखी गई है, डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज
फ्रॉम द 3 प्राइम OH टर्मिनल। अगर डायरेक्शन देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाई जा रही है। अब ये हमारा वही टेम्पलेट है, देख सकते हैं। इस टेम्पलेट के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है हमारा प्राइमर। प्राइमर के साथ यहाँ पे सिंथेसिस करवा रहा है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1। अब देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। ये गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड होने की वजह से क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज 1 पीछे की डायरेक्शन में जाएगा, बैक डायरेक्शन में जाएगा और इस न्यूक्लियोटाइड को यहां से रिमूव कर देगा। इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया जाएगा और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली पहले इसका डायरेक्शन क्या था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ था। अब इसको वापस जाकर के अपना न्यूक्लियोटाइड, गलत जो न्यूक्लियोटाइड ऐड किया था उसको सही करना पड़ रहा है, इसीलिए इसको रिवर्स डायरेक्शन बोला जा रहा है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, या इसी को प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी डीएनए पॉलीमरेजेस हैं जनरली, तो उन सभी के पास ये दोनों एक्टिविटी होती ही होती है। चाहे आप डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में भी बात करें तो उसके पास भी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होगी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होगी। लेकिन ये हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये एक मामले में बहुत खास है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी है, इसको बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का क्या फायदा है? जी हाँ, अगर आप सही समझ रहे हैं तो प्राइमर रिमूवल का काम इसी का होता है। इनिशियली भी मैंने बताया था कि प्राइमर रिमूवल का काम जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 का होता है और गैप फिलिंग का भी काम इसी का होता है। गैप फिलिंग कैसे करेगा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था उसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बना लेगा, तो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और जो प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी की बात करें तो प्राइमर रिमूवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। देखिए, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दिस इज एक्सक्लूसिव टू डीएनए पॉलीमरेज 1। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास ही होती है। तो क्लीवेज ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम बेस पेयर्ड 5 प्राइम एंड, तो यहां पे 5 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूवल किया जाता है। पीछे वाले में जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी वहां से 3 प्राइम एंड से रिमूवल किया जाता था, यहां पे 5 प्राइम एंड से रिमूवल किया जा रहा है। अच्छा, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी यहां पे देखने को मिल जाती है। ये समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी जल्दी से देख लेते हैं। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, जल्दी से देखें। ये हमारा प्राइमर, ये हमारा टेम्पलेट, ये हमारा सिंथेसिस हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब क्या होगा, सिंथेसिस तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज हो रहा है, लेकिन जब ये स्ट्रैंड पूरा का पूरा बन जाएगा तो हमें इस प्राइमर को रिमूव करवाना पड़ेगा। तो 5 प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी कहां से होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस जगह से शुरू होगी, इस तरह बढ़ेगी और ये देखिए ये डिस्प्लेस न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसी को बोलते हैं प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, क्योंकि ये एक्टिविटी प्राइमर को रिमूव करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं। यहां पे एक और एक्टिविटी पाई जाती है जो जनरली जिसके बारे में लोग बातचीत नहीं करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 की एक और एक्टिविटी है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनएज एच एक्टिविटी। ठीक है, और एच का मतलब होता है हाइब्रिड, यानी कि डीएनए और आरएनए जब साथ में रहते हैं तो उसको बोलते हैं। उस केस में ये आरएनए को रिमूव करवा सकता है डीएनए पॉलीमरेज 1। जनरली इसके बारे में बातचीत नहीं होती है, जनरली इन्हीं 3 एक्टिविटीज के बारे में बातचीत होती है। बट ये बात समझ लीजिए कि इंट्रिंसिक आरएनएज एच एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है। इसकी मदद से ये ई कोलाई को वायबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ई कोलाई सर्वाइव कर जाता है, वायबल रहता है, जिंदा रह सकता है इस एक्टिविटी की वजह से, आरएनएज एच एक्टिविटी की वजह से। डिटेल में नहीं जाएंगे उसकी, बट इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो डीएनए पॉलीमरेज 1 का होता है वो है निक ट्रांसलेशन। अगले वीडियो में जब हम बात कर रहे होंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 के एप्लीकेशंस की, वहां पे निक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। निक ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट, गैटबी और सीएसआईआर, आईसीएमआर वगैरह सबके लिए। तो अगले चैप्टर में निक ट्रांसलेशन भी देखेंगे, बट आज के लिए हम ये चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं और पीछे के डायग्राम्स वगैरह भी आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप इसका इमेज ले सकते हैं या जैसा भी चाहें। ये हो गया। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, ये हो गया। और अगला ये हो गया इमेज। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सबकी इमेज आपने ले ली होगी। अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ करके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहां तक की बात हो गई थी। अब ये कुछ पीवाईक्यूज है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने होंगे। तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरएनए प्राइमर्स का रिमूवल करने का काम किसका है,
गैप्स बन जाते हैं जैसे ही आप आरएनए प्राइमर रिमूव करेंगे, यहाँ पे गैप्स जनरेट हो जाएंगे, व्हिच एंजाइम्स फिल्स दीज गैप्स इन प्रोकैरियोट्स। तो याद रखिएगा, आरएनए प्राइमर रिमूवल की बात करें, चाहे प्राइमर रिमूवल की बात करें, चाहे आप गैप फिलिंग की बात करें, इन दोनों ही केसेस में आप हमेशा याद रखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज 1 ही काम करता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन ए, डीएनए पॉलीमरेज 1 हैज लो प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्पीड। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दो चीजें बोली जाती हैं अक्सर, प्रोसेसिविटी और फिडेलिटी। फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी। तो आरएनए जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, मेन जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम है प्रोकैरियोट्स में, डीएनए पॉलीमरेज 3, उसकी फिडेलिटी भी अधिक होती है, उसकी प्रोसेसिविटी भी अधिक होती है। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इसकी प्रोसेसिविटी कम होती है, ये लिखा हुआ है असर्शन में। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों होता है? इट लैक्स स्लाइडिंग क्लैंप। अगर आपने पढ़ा होगा डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में, तो वहां पे स्लाइडिंग क्लैंप मौजूद रहता है, जिसकी मदद से डीएनए पॉलीमरेज 3 बहुत तेजी के साथ टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर सरकता हुआ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिविटी काफी कम होती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा मैंने एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे आपको बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ई कोलाई डीएनए पॉलीमरेज 1 इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन। हम पहले भी देख चुके थे कि लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस नहीं, लैगिंग स्ट्रैंड इलॉन्गेशन नहीं, प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग में डीएनए पॉलीमरेज 1 का मेजर योगदान होता है। ये बात हमने देखी थी। अगली स्लाइड की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज यूनिक टू डीएनए पॉलीमरेज 1? तो अगर देखें तो यूनिक किसके लिए? अब आपको पता होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी एज कंपेयर टू डीएनए पॉलीमरेज 3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें और डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें, तो यहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी दोनों के पास होती है। इसके पास भी है, इसके पास भी है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इनके पास भी है, इनके पास भी है। लेकिन जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो एक्टिविटी है, वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है, इनके पास नहीं है। इट डज नॉट हैव इट। तो हम कह सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसी को आप क्या कहते हैं? प्राइमर रिमूवल भी कहते हैं। प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। हो गया। तो इतने क्वेश्चंस थे और इतनी आइडिया आपको डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में होना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली हम 3 प्लेलिस्ट को चला रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बायोकेमिस्ट्री चल रही है, सेल बायोलॉजी चल रही है और ये आरडीटी चल रही है। तो पहले हम इनके ऊपर काम करते हैं और फिर उसके बाद आगे के चैप्टर्स देखेंगे। साथ साथ में आपको 1 मिनट की कीमत जो हमारे शॉर्ट्स होते हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और आप आगे क्या पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। अगर वीडियो समझ में आया हो और टॉपिक अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।